बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन सी प्लस प्लस के कोर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम। हाँ जी, कैसा चल जा रहा है हमारा ये कोर्स। माशाल्लाह, मैं जहां तक फील कर रहा हूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों की तरफ से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के जरिए, या नीचे मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझसे राब्ता कीजिए, अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। आज इस सीरीज का 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हमने काफी अहम बातें करनी है, तो काइंडली इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको इस चैनल के ऊपर लाइए और इल्म के बांटने के सफर में मेरा साथ दीजिए। तो चलिए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज का हमारा एजेंडा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, कि एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम जब बनता है तो किन फेजेस से गुजरता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक आर्ट है जिसके लिए आपको बहुत सारे काम, बहुत सारे फेजेस करना पड़ते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी चीजें मद्देनजर रखना पड़ती हैं, और अगर आप उनको मद्देनजर नहीं रखेंगे तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कंप्लीट साइंटिफिक अप्रोच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं और उनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। उसका हमें फायदा क्या होता है कि कंप्लीट प्रोग्राम की लॉजिक के ऊपर ध्यान देने के बजाय हम सिर्फ एक छोटे से फेज के ऊपर या उसके एक छोटे से कंपोनेंट के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि हमारे काम की क्वालिटी इंप्रूव होती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली। उस साइंटिफिक अप्रोच को आप जिंदगी की किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली वो अप्रोच है क्या, वो है फेज डेवलपमेंट, कि आप सारे काम को एक साथ शुरू मत करें बल्कि उसके छोटे छोटे फेजेस बना लें और हर फेज को अलग से सॉल्व करें। तो चलिए हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से फेजेस हैं जो हमें देखना पड़े। सबसे पहला फेज है स्पेसिफाई द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन द एल्गोरिथम, इंप्लीमेंट द एल्गोरिथम, टेस्ट एंड वेरीफाई द प्रोग्राम एंड मेंटेन एंड अपडेट। तो ये 6 फेजेस हैं जिनको एक प्रोग्राम बनाते हुए हम फॉलो करते हैं, या एक प्रोग्राम इन 6 फेजेस से गुजरता है। तो सबसे पहले स्पेसिफाई द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स। लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम की बात की थी, तो हमने कहा था कि प्रॉब्लम इज अ गैप बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, कि हमारे पास कोई एक्चुअल सिचुएशन होती है और कुछ हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम गेट करना चाह रहे होते हैं। तो एक्चुअल से एक्सपेक्टेड तक जाने का अमल प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। और इसके लिए बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर, बीइंग अ कंप्यूटर पर्सन, बीइंग अ प्रोग्रामर, हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहला फेज होता है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, हम कहीं लिख लेते हैं, कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इसका एक अल्टीमेट मकसद ये होता है कि हमने एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है कि जो हम प्रोग्राम लिखने चाह रहे हैं उसके अंदर बेसिकली हमने क्या क्या करना है, या एक यूजर हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। इसमें हम करते ये हैं कि जब हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो उसमें से जो जरूरी पॉइंट्स होते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करके कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो गैर जरूरी चीजें होती हैं उनको बीच में से एलिमिनेट कर देते हैं। अनएम्बिगुअस चीजें हम रख लेते हैं, और जहां पे एम्बिग्विटी होती है या तो उस एम्बिग्विटी को क्लियर करवाते हैं। हम अपने जो प्रॉब्लम बताने वाला होता है उससे ये बात पूछते हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या करना है, या इससे आपका क्या मकसद है, या उसको रिमूव करते हैं कि भाई ये गैर जरूरी चीज है, इसको बीच में से निकाल दें। इसमें हमने करना क्या होता है कि अपने प्रॉब्लम के जो रूट काजेस होते हैं उनको हमने पकड़ना होता है कि इस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या हो रहा है और इसको लेके हमने आगे कैसे चलना है या कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है एनालाइज द प्रॉब्लम। अब जब हमने उसके रूट काजेस निकाल के लिख लिए, अब हमने उनका एनालिसिस करना है कि वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, हम उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेते हैं। इससे होता यह है कि हमारी काम करने की कैपेसिटी बेहतर हो जाती है और हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो एक छोटे से कंपोनेंट पे मुर्तकिज होती है। हमें पूरे प्रॉब्लम को नहीं सोचना, हमें बस वो एक छोटे से कंपोनेंट को सोचना है जिसको हम सॉल्व करने चाह रहे हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक कंपोनेंट को पकड़ते हैं, उस कंपोनेंट को हम मॉड्यूल भी कहते हैं। तो हम एक एक मॉड्यूल को पकड़ते हैं, उसको उसके जो मेन इश्यूज होते हैं उनको स्पेसिफाई कर लेते हैं, उनको निकाल लेते हैं कि इस मॉड्यूल के अंदर बेसिकली क्या करना है और कैसे करना है। तो हमें 2 चीजें डिफाइन करनी होती हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इस मकसद के लिए चूंकि हम तो एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम हमसे इनपुट्स लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट्स देता है, तो हमें बेसिकली ये 3 चीजें डिफाइन करनी है कि हमारे इनपुट्स क्या है,
कि ये प्रोग्राम जो है इसको हम कौन सी इनिशियल इंफॉर्मेशन देंगे, उसके ऊपर कौन कौन सी रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग है जो हमने अप्लाई करनी है, कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो हमने उसके ऊपर लगाने हैं, या कौन कौन सी कैलकुलेशंस हैं जो उसके अंदर हमने परफॉर्म करनी है। अल्टीमेटली हमें क्या आउटपुट दिखानी है और किस फॉर्मेट के अंदर दिखानी है, ये चीजें बड़ी अहम होती हैं। इनपुट्स क्या है, प्रोसेसिंग क्या करनी है, उसके फार्मूलाज क्या होंगे, और आउटपुट क्या दिखानी है और किस फॉर्मेट में दिखानी है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होते हैं जो लागू होते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर, तो वो भी हमने नोट डाउन करने होते हैं। सारे एनालिसिस करने के बाद हम अपना एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? अ स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी काम करने का जो प्रोसीजर होता है, जो तरीकाकार होता है, उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में एल्गोरिदम कहते हैं। सो इस स्टेप पे हम अपना एल्गोरिदम डिवाइस करेंगे। हमने जब एनालिसिस किया था तो हमने ये निकाला था इनपुट्स क्या लेनी है, प्रोसेसिंग क्या करनी है, आउटपुट्स क्या देनी है, किस फॉर्मेट में देनी है। अब हम देखेंगे कि ये काम किस तरतीब से करने हैं। सो हम वो अपनी तरतीब बनाएंगे, हम वो सारे स्टेप्स डिफाइन करेंगे, उनकी तरतीब डिफाइन करेंगे और उनको एक तरतीब में लिख लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम का एक लॉजिकल फ्लो मेंटेन होता है। हमने एक तरतीब बना लेते हैं कि हमने सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। हमने जो एल्गोरिथम बनाना है वो उन्हीं इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के ऊपर रख के बनाना है जो हमने पिछले स्टेप में डिवाइस किए थे। जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमने अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था। अब उन हिस्सों को एक एक पकड़ेंगे, उनका सोल्यूशन डिवाइस करेंगे कि भाई इस हिस्से में हम ये करें तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर हम दूसरा मॉड्यूल पकड़ेंगे, फिर तीसरा मॉड्यूल पकड़ेंगे, फिर चौथा मॉड्यूल पकड़ेंगे एंड सो ऑन। फाइनली जब हम उन सबको कर लेंगे तो हम उन सारे सॉल्यूशंस को मर्ज करके ग्लोबल सॉल्यूशन बना लेंगे। हमने छोटे छोटे हिस्से किए, उनको सॉल्व किया, अब वो सारे सॉल्यूशंस हमने मर्ज किए तो हमारे पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर समटाइम कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको सब एक्सप्रेशन में तोड़ के उनको अलग अलग सॉल्व करते हैं और अल्टीमेटली उनके रिजल्ट्स मर्ज करते हैं तो हमारी मेन जो एक्सप्रेशन होती है उसका रिजल्ट निकल आता है। वही तरीकेकार हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसे हम कहते हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, कि आप सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो, उनको अलग अलग रिजॉल्व करो और एंड पे उनके रिजल्ट्स मर्ज कर लो, आपके पास एक ग्लोबल सॉल्यूशन निकल आएगा। सॉल्यूशन डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हमने अपने उस सॉल्यूशन को वेरीफाई भी करना होता है कि क्या हमने सॉल्यूशन सही डिफाइन किया है, क्या वो जो स्टेप्स हमने डिफाइन किए हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस मकसद के लिए हम करते हैं डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग क्या होता है कि हम कुछ सैंपल डाटा लेते हैं और वो अपने एल्गोरिदम को पुट करते हैं और एल्गोरिदम को चलाते हैं जिस तरह उसको कंप्यूटर चलाएगा, या जिस तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम हम लिखेंगे और काम होगा उसी तरीके से हम एल्गोरिदम के ऊपर करते हैं मैनुअली। और करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर रिजल्ट सही आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक है और अगर इसी तरीके से हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो वो सही काम करेगा। अब और अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि हमारे एल्गोरिदम में कुछ खामी है, कुछ गलती है जो कि हमें रिमूव करनी है। तो हम उन एरर्स को फाइंड करते हैं और अपने एल्गोरिदम को रिफाइन करते हैं। हम वो गलतियां रिमूव कर देते हैं, नए सिरे से अपना एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं और फिर से उसकी डेस्क चेकिंग करते हैं कि क्या अब हमारा एल्गोरिदम सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप अपनी एरर्स जो है वो बड़े अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट करके उनको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि अगर वही एरर्स हमारे प्रोग्राम के अंदर चलेगी तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी और हमारा जो प्रोग्राम है वो सही काम नहीं करेगा। तो अर्ली स्टेजेस पे एरर्स को रिमूव करने के लिए हम डेस्क चेकिंग लाजमी करेंगे और डेस्क चेकिंग से हम ये चीज चेक करेंगे कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो ठीक है कि नहीं है। जब हमने एक दफा डेस्क चेकिंग कर ली तो इस लेवल पे हम अपना एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करेंगे। एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि हम उस एल्गोरिदम के अगेंस्ट अपना कोड लिखेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे। इसलिए हम कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में वो C++ होगी। तो इस स्टेप पे हमने करना क्या है कि अपने एल्गोरिदम के अंदर जो भी स्टेप्स हमने डिवाइस किए उसके अगेंस्ट हमने C++ की इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। तो आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की है आप उसी लैंग्वेज के मुताबिक काम कर सकते हैं, जावा है, पाइथन है, जिसमें भी है। आपने क्या करना है कि उस लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखनी है अपने एल्गोरिदम के अगेंस्ट। एक दफा जब आपका प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है तो आप उस प्रोग्राम को टेस्ट एंड वेरीफाई करेंगे। आप करेंगे क्या कि आप अपने प्रोग्राम को चलाएंगे और उसके रिजल्ट्स को चेक करेंगे कि अब उसके रिजल्ट्स के अंदर कोई एरर्स तो नहीं आ रही। डेस्क चेकिंग जब हमने की थी तो हमने मैनुअली ऑन पेपर ये चीज चेक की थी कि हमारा एल्गोरिदम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जब हम अपने प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं तो अब टेस्टिंग के लेवल पे हम अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर चलाएंगे और चला के देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट्स सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे।
क्या हमारे रिजल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हम अपने प्रोग्राम को बार बार चलाएंगे, उसको सैंपल डाटा देंगे, डिफरेंट तरीकों से उसको डाटा देंगे और उसकी हम क्रैश करने की कोशिश करेंगे, हम उसके अंदर से एरर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी लेवल पे जाके ये प्रोग्राम रुकता है, क्या कहीं किसी भी डाटा के ऊपर जाके ये गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। अगर करता है तो वो एक एरर है और हमने उस एरर को रिमूव करना है। तो इस लेवल पे हमें दो काम करने हैं, एक वेरिफिकेशन और दूसरा वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में हम ये करते हैं कि जब हम प्रोग्राम का एनालिसिस कर रहे थे, जब हम अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करके उसका एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने जो जो रिक्वायरमेंट्स निकाली थी क्या वो सारी पूरी कर ली है हमने, कोई की फीचर मिस तो नहीं हो गया हमारे प्रोग्राम के अंदर। और वैलिडेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो की फीचर्स या जो भी चीजें हमने अपने प्रोग्राम में डाली हैं, जो फंक्शनैलिटी हमने अपने प्रोग्राम में डाली है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, कहीं उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को वेरीफाई करेंगे और वैलिडेट करेंगे। एक दफा आपका प्रोग्राम वेरीफाई और वैलिडेट हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास मेंटेनेंस और अपडेशन का। ये एक लॉन्ग लास्टिंग एक्टिविटी है, पूरी जिंदगी आपकी चलती रहती है। इसमें ये होता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर समटाइम कोई ऐसी एरर निकल आती जो ना कि आपको एल्गोरिथम के टाइम पे नजर आई थी और ना ही टेस्टिंग के दौरान नजर आई, और वो प्रोग्राम के साथ ही चली गई। अब कस्टमर ने वो एरर फाइंड की, उसने आपको रिपोर्ट किया कि जिसमें ये गलती है, तो आप क्या करेंगे कि आप अब उस एरर को रिमूव करके उसको नए सिरे से प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह समटाइम ये होता है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट बदल जाती है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन बदल जाती है, कोई बिजनेस रूल बदल जाता है, तो उसके मुताबिक भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं। एक कंपनी जब सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसको 5 से 20 साल तक के लिए वो रन करती है। अब इस दौरान में उसको डिफरेंट चेंजेस करने की जरूरत पेश आ सकती है। सो आपको अपना प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन करना है, कुछ स्टैंडर्ड तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए या कुछ स्टैंडर्ड कन्वेंशंस को इस्तेमाल करते हुए कि आप रहे ना रहे वो प्रोग्राम मेंटेन होता रहे। क्योंकि होता है कि जिन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया होता है वो नहीं रहते, वो कंपनी छोड़ के जा चुके होते हैं, किसी बेहतर पोजीशन की तरफ मूव कर चुके होते हैं। तो अब पीछे से कुछ नए लोग हैं जो आके उस प्रोग्राम को मेंटेन करेंगे। तो आपने अपना प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो हर एक की समझ में आए। तो उसको आपने स्टैंडर्ड कन्वेंशंस के ऊपर रखकर डिजाइन करना है। और ये लाइफ टाइम एक्टिविटी है, तो आप कभी भी इसको अपनी हद तक महदूद नहीं रख सकते, बल्कि आप इसको बड़े क्लियरली ऑब्वियस तरीके से लिखेंगे। इसके लिए हमने लास्ट टाइम एक बात की थी कि कमेंट योर कोड लिबरली, कि आप अपने कोड के ऊपर कमेंट्स लिखते जाएंगे, आप हर जगह पे आप अपनी एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे कि मैंने इस लाइन में क्या किया, इस लाइन में क्या किया, इस स्टेप पे क्या किया, कैसे मैंने दो स्टेप्स को इंटीग्रेट किया, ताकि ताकि जो नया बंदा आए उसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली आपके काम को मॉडिफाई कर सके और नए तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बड़े मद्देनजर रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ यूजर। कभी भी कोई बात यूजर के एंड पे मत छोड़ें कि ये तो यूजर को पता है या यूजर ऐसे करेगा। नहीं, आपने हर चीज अपने प्रोग्राम के थ्रू करवानी है। कहीं मतलब आप सर कहते हैं कि यूजर हमेशा इसी फॉर्मेट में डाटा देगा, तो जरूरी नहीं कि यूजर ऐसा करे। तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये चेक्स लगाने हैं कि अगर वो यूजर गलती कर रहा है तो आप उसको फौरन वार्न करें कि भाई यहाँ ये ऐसे नहीं होना। मसलन सिंपल सी बात है, आप एक कैलकुलेटर लिखते हैं, उसके अंदर आप एक डिवाइड का फंक्शन डाल रहे हैं। अब डिवाइड के फंक्शन के अंदर ये शर्त है कि जो डिवाइजर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बात यूजर पे मत छोड़ें कि ये वो कभी जीरो नहीं देगा, या उसको पता है कि डिवाइड बाई जीरो नहीं होता। नहीं, आपके प्रोग्राम के अंदर आपने ऐसे चेक लगाने हैं कि अगर वो जीरो दे दे एज अ डिवाइजर, तो आपका प्रोग्राम फौरन उस चीज को मार्क करे और वापस उसको एक वार्निंग दे कि भाई आप डिवाइजर के तौर पे जीरो दे रहे हैं और ये अलाउड नहीं है। आपका जो यूजर इंटरफेस है वो फ्रेंडली होना चाहिए, उसको इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। और आप अपने कोड के ऊपर कमेंट्स लगाने मत भूलें, क्योंकि हमने अभी बात की कि मेंटेनेंस लॉन्ग लास्टिंग एक्टिविटी है, तो जरूरी नहीं कि आप तब तक हो। तो आप अपने कोड के ऊपर कमेंट्स लिखें ताकि उन कमेंट्स की मदद से जो नेक्स्ट प्रोग्रामर है वो इजीली आपके काम को अंडरस्टैंड कर सके। प्रोग्राम करते वक्त अपने प्रोग्राम की निटी ग्रिटी डिटेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है। और रीयूजेबिलिटी को लाजमी मद्देनजर रखें। और अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो प्रोग्राम प्रोग्राम एंड प्रोग्राम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही एक अच्छे प्रोग्रामर आप साबित होंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और बस सोए हुए उठे और प्रोग्रामर बनने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्द इस मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो अगर अच्छे प्रोग्रामर बनना है, अगर किसी अच्छी पोजीशन पे जाना है, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस एग्जांपल्स मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करता रहूंगा और मैं यही आप लोगों से तवक्को रखता हूं कि आप उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उसके रिजल्ट्स चेक करेंगे और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उनसे डिस्कस। जी तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए और इल्म बांटने के सफर में मेरा भरपूर साथ दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।